दोस्तों नमस्कार। आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें प्रतिदिन हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसको आप एक बार ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखने के बाद आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मैहरगढ़ क्या था? ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। बेलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल है, दूसरा है दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान है, तीसरा है दक्कन क्षेत्र में एक राज्य है और चौथा है राजस्थान में एक किला है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल है। ठीक है, इसके जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इसको अगर करने लगें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने किया था? सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? ऑप्शन है जॉर्ज बूहर ने, जेम्स प्रिंसेप ने, मैक्स मूलर ने, या चौथा ऑप्शन है विलियम जेम्स। सही इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने किया था। नेक्स्ट है, इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, लंबे लंबे डिस्क्रिप्शन है। अगला है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? इस जो दिया गया किताब है इसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र के प्रेम कहानी का वर्णन किसमें मिलता है? तो देखिए शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। तो उनके पुत्र के प्रेम कहानी की चर्चा किस किताब में मिलती है? ऑप्शन है स्वप्नदास दत्ता, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है मेघदूतम और चौथा है रत्नावली। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? इसमें दिया गया है आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। दूसरा है कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, जिसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन था। और चौथा है कि रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। इसमें असत्य पूछ रहा है, तो प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन था बोल रहा है, जबकि कागज़ की मुद्रा का प्रचलन नहीं था प्राचीन भारतीय काल में देखा जाए तो। नेक्स्ट है, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता एवं अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। दूसरा है कि बौद्ध, जैन एवं वैष्णव संप्रदाय ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनाए थे। और तीसरा है कि पर्याप्त प्रशस्ति
राजाओं की गुण एवं कृतियों की प्रशंसा के अभिलेख का उदाहरण है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो कूट बने हुए हैं। इसमें देखा जाए तो तीनों के तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में देखा जाए तो लेखक हैं और दूसरे में उनके पुस्तक, किसने कौन सा पुस्तक लिखा है इससे मैच करवाना है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए पहला जो है एल बाशम, इन्होंने वंडर थॉटबाज इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। डी कोशाम्बी का बात करें तो डी कोशाम्बी की जो बुक है उसको एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डी कोशाम्बी जी की बुक है। नेक्स्ट है राजेंद्र लाल मित्र, इनकी जो पुस्तक है इंडो आर्यंस इनकी पुस्तक है। और के नीलकंठ शास्त्री जी की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दक्षिण भारत एवं पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। दूसरा है कि पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। इसका अगला जो है जो दिया हुआ है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो बोल रहा है कि दक्षिण भारत में ईंट के विहार बने थे और पूर्वी भारत में पत्थर के जो मंदिर थे वो आकर्षण के केंद्र थे। तो ये दोनों के दोनों ही कथन असत्य हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, चूँकि इम्पोर्टेंट है इसको देखना। दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे, इसके बचे हुए अवशेष उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश के दक्षिण भाग में भारी संख्या में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, और पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था, अतः कथन 1 एवं 2 गलत है। देखिए, पूर्वी भारत में ईंट से जो विहार बनाए जाते थे, विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो निवास स्थान बनाया जाता था उसको ही हम लोग विहार कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में पत्थरों से बने निर्मित जो मंदिर हैं उसका प्रचलन बहुत ही जोर शोर से था। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? यानी महापाषाण गुफा को, मंदिर को, कब्र को या उपकरण को? सही इसका आंसर हो जाएगा कब्र। महापाषाण क्या है? तो कब्र है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों को के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीते भी कब्र में गाड़ते थे एवं इनके ऊपर एक घड़े में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण कहते हैं, अतः विकल्प जो सी है वो सही है। अगला है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसको सबको पता है, जो भी तैयारी करते हैं, पाणिनि है अष्टाध्यायी के जो रचयिता। जो अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली, अष्टाध्यायी इसका नाम ही है, 8 अध्यायों वाली पाणिनि द्वारा 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
रचित संस्कृत व्याकरण का ये प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। दूसरा है कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। और तीसरा है कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी एवं मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग आंसर कि क्या सही है और क्या गलत है इसमें। तो देखिए, पहला दिया है कि जातक कथाएं बुद्ध कालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। तो बिल्कुल जातक कथा से बुद्ध के समकालीन राजनीतिक जो घटनाएं हुई है उसकी जानकारी हमको जातक कथाओं से मिलती है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है, बिल्कुल गलत है। ये राजनीति से संबंधित है, राजनीति मौर्य काल के बारे में इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, और कालिदास के रचनाओं से गुप्तकालीन उत्तरी एवं मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, बिल्कुल ही सही है। अतः 1 और 3 सत्य हैं, दूसरा जो है असत्य है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी कहा जाता है। दूसरा है कि अभिलेखों एवं प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी पुरालेख विद्या यानी एपिग्राफी कहलाता है। इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। इसका सत्य आंसर जो है ना तो एक ही है और ना ही 2 है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं और अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि एवं के अध्ययन को हम लोग पुरालिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी कहते हैं। जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है अभिलेखों, पहला है कि इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी यानी देखिए अभिलेख जो अभिलेख को पढ़ने की जो विधि है, अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। और अभिलेखों में प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन करने के जो विज्ञान है उसको हम लोग पेलियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का इसमें चयन करना है। पहला है कि प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। दूसरा है कि प्राचीन काल के 2 महाकाव्य रामायण एवं महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। तीसरा है कि सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और चौथा है कि हमारे देश का नाम इंडिया अरबी एवं फारसी भाषाओं में हिंदी नाम में विदित हुआ है, ठीक है। असत्य कह रहा है, तो देखिए असत्य जो है, पहला जो है कि प्राचीन काल की प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा बिल्कुल लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कि प्राचीन काल में 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत मूलतः संस्कृत में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा में मिली है, ये गलत है। सम्राट अशोक की जो शिलालेख हैं वो बहुत सारी भाषा, सम्राट अशोक के जो शिलालेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि के साथ में खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि में भी मिली है। पश्चिमोत्तर एवं अफगानिस्तान में इसकी भाषा एवं लिपि अरमाइक एवं यूनानी
दोनों हैं, ठीक है। अतः कथन सी जो है वो गलत है। आगे देख लेते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ प्राकृत भाषा में मेस्चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। दूसरा है कि वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझाने के लिए की गई थी। और तीसरा है कि व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। इसमें जो कथन दिया गया है वो दूसरा एवं तीसरा सत्य है। इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें कौन से सही हैं, तो दूसरा एवं तीसरा सही है। पहला है कि प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ प्राकृत भाषा में मेस्चर तथा काष्ठ फलक पर लिखा गया था। देखिए जो ये पांडुलिपियाँ थी ये ताड़ के पत्तों एवं ये कठोर जो पत्थर थे उस पे लिखे गए थे, न कि काष्ठ फलक एवं मेस्चर्च पर लिखा गया था, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था, ठीक है। वेदांगों की रचना वैदिक मूल्य ग्रंथ का अर्थ समझाने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। और व्याकरण की जो रचना है पाणिनि के द्वारा किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्टी। ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक। खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं शारदा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये बी आंसर होगा, ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का अशोक के शिलालेखों में प्रयोग हुआ है। भारतीय इतिहास के विदेश विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि सांद्रोकोतस नामक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या है? सांद्रोकोतस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। दूसरा है कि मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर के आया था। तीसरा है वेनसंग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। और फाहियान एवं हेनसंग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। इसमें देखते हैं, देखिए इनमें से जो कथन है असत्य कथन है कि मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था, ये असत्य है। बाद बाकी सत्य है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, न कि अशोक के दरबार में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक है और 2 में उनके जो भी रचना किए हैं उनका। मेगास्थनीज ने किसका लिखा था, कि कौन सी किताब लिखा था? इंडिका लिखा था। टॉलमी की कौन सी पुस्तक है? तो टॉलमी की जो पुस्तक है वो आ जाएगा आपका जियोग्राफी। टॉलमी की पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफी है। नेक्स्ट है प्लिनी की पुस्तक कौन सी है? तो प्लिनी की पुस्तक हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका। और हेनसंग की पुस्तक है सीयूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। लेखक और उनकी रचनाएं हैं। पहला है बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक है? हर्षचरित्र है कि विक्रमादित्य है? देखते हैं, जो बाणभट्ट की पुस्तक है वो हर्षचरित्र है। ठीक है।
विल्हण की जो पुस्तक है बाण भट्ट की कौन सी है? हर्षचरित्र है। विल्हण की कौन सी है? विक्रमांक देवाचरित्र है। उसके बाद में है अतुल। अतुल की पुस्तक कौन सी है? तो अतुल की पुस्तक है मृपिक वंश। और संध्याकर नंदी की पुस्तक है रामचरित। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क वर्ल्ड यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तांबे, चांदी, सोना, टीन। सही आंसर इसका चांदी के बने होते थे आहत सिक्के जो थे। नेक्स्ट है कि आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। दूसरा है कि इस युग के औजारों में विदारणी एवं खंडक शामिल थे। तीसरा है कि इस युग के निवास स्थान के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का 1, 2 और 3 सब के सब सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव होमोसोपियंस का उदय हुआ। दूसरा है कि मध्यपाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, मध्यपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा इसमें असत्य है। कि इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। दूसरा है कि इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। तीसरा है कि मध्यपाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। डी इसका दिया हुआ है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिलता है। देखिए इसमें असत्य ढूंढना था तो मध्यपाषाण काल के अवशेष केवल दक्षिण भारत में ही गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे, ये गलत है। ठीक है, क्या था इसमें सही? तो मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिण भारत, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्वी भारत में पाए जाते हैं तथा दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक था, न कि गोदावरी नदी के दक्षिण तक था। ठीक है, तो यहीं पे आज हम लोग इस सेशन को रखते हैं। 22 क्वेश्चन हुआ है, कल आगे हम लोग देखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो है लगभग 80 के आसपास है। चलिए आप लोग देख करके इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और आगामी परीक्षा के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप इसमें किस प्रकार का मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।